एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटर अथॉरिटी यानी AERA की तरफ से दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के लिए टैरिफ की दरों में बदलाव किया जा सकता है। मौजूदा टैरिफ की व्यवस्था 30 सितंबर तक लागू है। टैरिफ बदलाव का असर इन एयरपोर्ट्स पर आने वाले यात्रियों पर, उनके हवाई खर्चे पर, हवाई यात्रा की उड़ान के खर्च पर पड़ सकता है। मुंबई एयरपोर्ट का संचालन अदानी समूह करता है, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन GMR के हाथ है। सर, क्या बदलाव होने वाला है? कौन सी सेवाओं पर असर पड़ेगा? एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास अब यहाँ दरें बढ़ाने का, टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव पहुंचा है 2 हवाई अड्डों पर, दिल्ली और मुंबई में। दरअसल शुरुआती योजना ये थी कि 31 मार्च 2024 से यहाँ पर टैरिफ या दरें बढ़ाई जानी थी, लेकिन इसे बाद में आगे बढ़ा दिया गया और अब इसकी आखिरी तारीख या जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2024 की है। और इसलिए जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने टैरिफ के प्रपोजल्स पर विचार करना, प्रस्ताव करना लेना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर से जो पार्किंग चार्जेस हैं, जो एयरक्राफ्ट्स के लिए पार्किंग चार्जेस लिए जाते हैं, उनकी दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा और भी अन्य सुविधाएं जो एयरलाइंसेस को यहाँ मिलती हैं, किराए पर दी जाती हैं, उनके लिए उनकी दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए मुंबई और दिल्ली दोनों निजी हवाई अड्डे हैं, दोनों से माइल और डायल दोनों कंपनियों के साथ एयरपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपनी बातचीत शुरू कर दी है। और इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाले 1 महीने 2 महीने की वार्ताओं के बाद सितंबर से आपकी हवाई यात्रा महंगी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट पर टैरिफ दरें, पार्किंग चार्जेस एयरक्राफ्ट्स के लिए बढ़ाए जाएंगे, उनका सीधा असर विमानों के किराए पर पड़ेगा। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी यानी स्पेक्स में निवेश करने वाली कई निवेशकों को आयकर विभाग से नोटिस मिलना शुरू हो गए हैं। बरमूडा की तरफ से इन कंपनियों के निवेशकों की जानकारी भारत के साथ साझा की गई है, जिसके बाद आयकर विभाग ने नोटिस भेजना शुरू किया है। शुरुआत में उन निवेशकों को नोटिस आया है जिन्होंने अपने आयकर डिक्लेरेशन या रिटर्न में इस तरह के निवेश की जानकारी नहीं दी थी। सर, क्या मामला है? ये किस तरीके का निवेश है? इन्हें ब्लैंक चेक कंपनियां कहा जाता है और आमतौर पर ये दुनिया में बरमूडा और केमन आइलैंड जैसे टैक्स हेवंस के जरिए संचालित होती है और इनकी लिस्टिंग अमेरिका के बाकी बाजारों में होती है। एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है अमेरिका में जिनको स्पैक्स कहा जाता है। इसमें होता यह है कि स्पैक, कोई एक बड़ी कंपनी या कोई एक निवेशक स्पैक बनाता है और वो लिस्टिंग से पहले अनलिस्टेड कंपनियां, छोटी कंपनियां, प्राइमरी लिस्टेड कंपनियों की इक्विटी को एक जगह लाकर निवेशकों को बेचता है और उन्हें इसमें हिस्सेदारी देता है। और उन स्पैक्स में निवेश के लिए होल्डिंग कंपनी में या स्पेशल पर्पस व्हीकल में निवेश के बाद उन स्पैक्स की लिस्टिंग की जाती है और कंपनियों को सूचीबद्ध कराया जाता है। अमेरिका में ये के स्टॉक मार्केट में ये निवेश का चर्चित तरीका है, जिसमें कि बहुत सारी पब्लिकली ट्रेडेड या पब्लिक लिस्टेड स्पैक्स हैं जिनके पीछे कई सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनकी हिस्सेदारी उन्होंने खरीद रखी है। हुआ यह कि भारत के निवेशकों ने भी अब इनमें रुचि लेना शुरू किया है। खासतौर से भारत के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, अमीर लोग हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं, उन्होंने इन स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज में निवेश करना शुरू किया है। और ये निवेश बरमूडा और केमन आइलैंड के बेस से, जहाँ से कंपनियाँ संचालित होती हैं, वहाँ से किया जा रहा है। और अब इसे देखते हुए भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन निवेशकों को नोटिस भेजने शुरू किए हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पेच हैं। पेच ये है कि एक तो इनकी जड़ें केमन आइलैंड और बरमूडा जैसे टैक्स हेवन देशों में है, और दूसरा स्पैक्स अपने आप में भी काफ़ी जटिल प्रक्रिया हैं और इनमें कई सारा परतदार व्यवस्था होती है जिनके जरिए निवेश किया जाता है। भारत में स्टार्टअप के मुकाबले ट्रेडिशनल कंपनियां वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फंड्स को आकर्षित करने के लिए अधिक कामयाब रही हैं। बेन एंड कंपनी और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री बॉडी IVCA की इंडिया प्राइवेट इक्विटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2023 में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल सौदों में हेल्थ केयर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बाजी मारी है। हेल्थ केयर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की अगुवाई में जो ट्रेडिशनल क्षेत्र हैं, 2024 के लिए मजबूत ग्रोथ आउटलुक दिया है। इस सेक्टर्स ने करीब 75% योगदान दिया है। सर, नए स्टार्टअप की जगह पुरानी कंपनियों में पैसा, ऐसा क्यों हुआ? पी इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का रुख पिछले 1 साल से बदलने लगा था। हम आपको अपने कार्यक्रमों में बता रहे थे कि पी इन्वेस्टमेंट ने अब स्टार्टअप्स जिन पे घाटे हो रहे हैं, जिनमें नुकसान हो रहे हैं, उनसे अपने आप को दूर करना शुरू किया था और वो मजबूत और स्थापित बिजनेसेस में निवेश करना शुरू किया था, जहां से उन्हें बेहतर रिटर्न होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। और ये रुख इस सूचना में दिखाई देता है कि 75% जो पी और VC इन्वेस्टमेंट है, 75% पी VC इन्वेस्टमेंट है, वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में आया है, पुराने सेक्टर्स में आया। ऊपर ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प है। इसमें हेल्थ केयर सबसे ऊपर है। आपको याद होगा, हमने विस्तार से इकोनॉमिक में आपको बताया था पिछले साल कि भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा विदेशी पूंजी आ रही है और बड़े अधिग्रहण हुए जिनकी सूची हमने बताई थी। उसे वो इकोनॉमिकम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसे देखकर जान सकते हैं। ताजी हिस्सेदारी मणिपाल हॉस्पिटल की है, जिसमें खरीदारी की गई और दुनिया के सारे बड़े फंड्स ने भारत के अस्पताल चेनों में, हॉस्पिटल चेन्स में निवेश करना शुरू किया है, पैथोलॉजिकल फर्म्स में निवेश करना शुरू किया है और डायग्नोस्टिक्स और उपकरण
स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों में निवेश करना शुरू किया। ये वो सेक्टर है जहां अब पीसी और वीसी इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं। वो ई कॉमर्स में, फिनटेक में पैसा नहीं डाल रहे हैं, बल्कि यहां पैसा डाल रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है जहां पर पी या प्राइवेट फंड आ रहा है, वो रिटेल से जुड़ा हुआ हिस्सा है। उसमें खासतौर से ऑफलाइन रिटेल है और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यानी कम ड्रोन और इससे जुड़े हुए एआई से जुड़े हुए जो उपकरण हैं उनमें निवेश आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राशि हेल्थ केयर में जा रही है, हेल्थ प्राइवेट अस्पतालों को खरीदने में जा रही है। और प्राइवेट अस्पतालों में साइलेंट इन्वेस्टमेंट रिवॉल्यूशन हुआ है, चुपचाप एक निवेश की क्रांति पिछले 1 साल के अंदर हुई है। ये उसका ये जो आंकड़ा है ये उसको पुष्ट करता है। इस पर हमने एक विस्तार से इकोनॉमिकम भी किया था, हेल्थ केयर क्रांति के ऊपर कैसे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप देख सकते हैं, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।